नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट की आमद है और अब बजट के मौजू पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। बात कुछ ऐसी है कि बजट बताने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के शुमारिये किस तरफ जा रहे हैं, और शुमारियों के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि हुकूमत के अहदाफ क्या हैं, और हुकूमत के अहदाफ के साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि भाई टैक्स के अहदाफ मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। जब टैक्स के अहदाफ बढ़ाएंगे और इस साल की तरह भी बड़ी मुश्किल से टैक्स के टारगेट पूरे होंगे, तो फिर अगले साल जब आप टैक्स का टारगेट बढ़ा देंगे तो मूविंग टारगेट कैसे मीट करेंगे। और अगर वो टारगेट अचीव भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर हासिल क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस रेवेन्यू कलेक्शन। IMF क्या चाहता है? IMF को क्या लगा हुआ है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे या ना करे? IMF को तो इस चीज़ से लगा हुआ है कि भाई आप कर्जा वापस दे दें। नहीं, देखो टेक्निकल बात समझो ना। टेक्निकल बात ये है कि आप किसी को कर्जा दे दें, अब आपको कर्जा वापस चाहिए या उसकी भलाई चाहिए? सही से बताओ ना यार, गौर से समझो आप लोग। हमारी कौम के लोग बात नहीं समझते बिल्कुल। IMF ने हमको उधार दिया, कर्जा दिया, जो भी आप समझ लो, देने के बाद वो क्या चाहता है? उसका उधार उसको वापस मिले, जो रकम उसने उधार में दी है वो वापस मिले, सूद भी मिले। वो ये सोचेगा कि नहीं नहीं, अरे हमारी सूद की रकम हमें वापस मिले, हमारी असल हमें वापस मिले। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाई पाकिस्तान तरक्की करे, इसकी भलाई हो, लोग खुश रहें, खुशहाली आए, फसलें बढ़ जाएं, फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो आमदन भी बढ़ जाए, पैदावार भी बढ़ जाए। इससे उनका क्या लेना देना? उन्होंने आपको उधार दिया, उधार वापस चाहिए, उधार सूद पे दिया, सूद चाहिए। आप लोग बहुत दूर की सोचते हैं, वैसे दुनिया का कभी भला नहीं सोचते आप, लेकिन यहाँ आप सोच रहे कि दुनिया के ज़हन पे और कुछ नहीं सिवाय आपके भले के। अरे यार, वो तो हमारा भला चाहते, बड़े अच्छे लोग हैं। वो तो आपको बोलेंगे भाई टैक्स का बोझ बढ़ाओ और नए टैक्स लगाओ, और नए टैक्स लगाओगे महसूलात में इजाफा होगा, हमको वापस दे देना। आप बोले नहीं नहीं, हम तो मुल्क में तरक्की करेंगे, तरक्की से पैसे आएंगे, पैसे फिर हम आपको देंगे। वो कहेगा भाई हमें क्या, होवे तरक्की ना होवे। समझ में आ रही मेरी? देखो आसान अल्फाज में इसीलिए समझाता हूँ कि जिस शख्स को बिल्कुल भी ना पता हो मैशत क्या है, उसको भी समझ में आ जाए मेरी बात की। अच्छा आप सच मुझे बताओ, आज तक आपने किसी का भला चाहा है? हाँ अंकल क्या हो गया, पीछे क्यों छुप रहे हैं? आंटी के पहलू में ना छुपे, सामने आए। आपने आज तक किसी का भला चाहा है? नहीं, बताएं ना। आपने चाहा है कि यार दूसरे का बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा पढ़ जाए? कभी आपने चाहा है कि दूसरे की बेटी की शादी आपकी बेटी की जहाँ हो रही है उससे ज़्यादा बेहतर जगह पर हो जाए, उसके यहाँ खुशहाली आ जाए, उसके घर में? आपने उसको उधार दिया है। यार वसीम भाई सोचो ना, आपने किसी को उधार दिया है, आप सोच रहे हो जिसको आपने उधार दिया वो आपसे ज़्यादा खुश रहे, खुशहाल रहे, उसके घर में खुशियाँ आए, वो आपसे ज़्यादा अच्छा लिबास पहने, आपसे अच्छा खाए पिए। ऐसा चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे ना। तो IMF यार आपके मामे का लड़का है, वो चाहेगा कि आपके घर में सारी खुशहाली हो, वो आपको उधार दे रहा है, उसके घर से भी ज़्यादा अच्छा घर आपका चले। यार को अकल के नाखून लिया करो तुम लोग भी यार, यकीन करो अकल से पैदा लो आप लोग। आप लोगों को कुछ पता नहीं है इन चीज़ों का, बातें करते, बातें करवा लो इनसे बस। ऐसे कभी होगा? नहीं होगा ना। अभी अकमल चौधरी साहब से हम पूछते हैं, जो कि मारूफ माशी तज्जियाकार हैं, कि भाई ऐसा होगा? वेलकम करता हूं सबसे पहले तो आपको शो में जनाब अकमल चौधरी साहब। अब तो यकीन करो आप जबड़े और ज़ुबान थक गई है बिला वजह हुकूमत की बेलज्जत तारीफ़ें करने में, कोई फ़ायदा नहीं। घर में गैस आ नहीं रही, हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इनको कामयाबियों पे दाद देते हैं, इनको यहाँ सलाम पे। सर बस बहुत हो गया ना। देखें एक हद तक हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे घर तो गैस ही आना बंद हो गई, पहले खत्म हो गई है। शुरू में हमने खुद बड़ा जो है ना वो सपोर्ट किया, लेकिन नहीं कुछ नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही यार। हम तो अब आ गए हैं कि बाबा टेक्नोक्रेट सेटअप लाओ, छोड़ो ये चक्कर नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी ना। इनसे देखें ना आप, ना इनसे अजनास की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, ना इनसे पेट्रोल की कीमत कंट्रोल हो रही है, ना ये टैक्स पूरे इकट्ठे कर पा रहे हैं, और ना ही हमें महंगाई से निजात दिला पा रहे हैं। पहले ये हमें लंबे लंबे लेक्चर देते थे जब ये अपोजिशन में थे कि ये यूं बड़ा बुरा है, वो यूं बड़ा बुरा है, उसमें ये खराबी है, वो यूं महंगाई है, फलानी महंगाई है। अब हुकूमत में आने के बाद
हम जब भी कहते हैं महंगाई की बात करते हैं, हमें एक फोटो दिखा देते हैं, हम चुप हो जाते हैं। आप खुद समझ जाओ, आप अकलमंद आदमी हो कि क्या फोटो दिखाते हैं हमें, हर बात पे हमें फोटो दिखा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करना है, फोटो दिखा देते हैं। अब हम परेशान हो जाते हैं, यार महंगाई का बोझ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक बिला वजह गुनाह बेलज्जत तारीफें करेंगे। ये काम हमने नहीं करना अब मजीद सर, अब हमने क्रिटिसाइज करना है बस। आपकी जिम्मेदारी है अवाम की तरफ, आपकी जिम्मेदारी है हमारे मुल्क की माशी तरक्की की तरफ। आप दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भाई, मैं आपका माथा चूम लेता हूं, बहुत अच्छी बातें। आप जहां जा रहे हैं यकीन करें, आपके हाथ चूमता हूं, आपके माथा चूमता हूं, आपका नाक चूमता हूं, आपको जनाब शाबाशी देता हूं, आपके गाल पे, आपकी कमर पे, हर जगह पर आपको इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बोसा देता हूं। लेकिन बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि महंगाई कब कम हो रही है, बात ख़त्म। मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं चाहिए। दुनिया में क्या काम हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, ये सब बहाने हैं। हमें सर आसानी चाहिए। आप, मैं सीधी आपको बात कर रहा हूँ अकमल चौधरी साहब, बहुत हो गया ये, अब ये बहुत चल गया, बिला वजह खींचा जा रहा है एक बात को। कामयाबी है तो माशी कामयाबी करके दिखाओ, अवाम के अंदर रिलैक्स और रिलैक्सेशन ला के दिखाओ, रिलीफ दो अवाम को, बात ख़त्म। जी नहीं, आजकल के दौर में अगर बात की जाए ना, तो माशी कामयाबी ही जो है वो हर किस्म की कामयाबी की जमानत है। चाहे वो आपकी सफारती कामयाबी हो, चाहे वो आपकी सियासी कामयाबी हो, चाहे वो आपकी माशरती कामयाबी हो, वो डिपेंड करती है कि आप मुआशी तौर के ऊपर कितने कामयाब हैं। और इस वक्त दुनिया में कहीं जंग चल रही है, कहीं अमन चल रहा है, कहीं डायलॉग्स चल रहे हैं, कहीं पे मुआहदे हो रहे हैं। इन सब का जो है वो बुनियाद, मुल्क बड़े नाजुक दौर से चल रहा है। ये आपके मेरे बचपन में ज़ियाउल हक साहब भी कहा करते थे, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये किस वजीर आजम ने नहीं कहा? अरे छोड़ दे मुल्क किस नाजुक दौर से भाई, जो गुजर रहा है हमेशा नाजुक दौर से ही तो नहीं गुजरना। इतना मजबूत हो गया मुल्क, दुनिया में नाम हो गया, चैनलों पे हमारा नाम चल रहा है, हर बंदा पाकिस्तान की बात कर रहा है। अब कोई नाजुक दौर नहीं चल रहा भाई, पाकिस्तान एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है। अब माशी तौर पर बेहतर करें मुल्क को। देखें अली भाई, देखें कल मैं जो है ना वो हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं उनका बयान सुन रहा था, और वो ये कह रहे थे कि अब हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो IMF के जब प्रोग्राम में आप होते हैं तो आपको कड़वी गोली निगलनी पड़ती है, आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, वही रटे रटाए। नहीं, लेकिन कब नहीं थे हम IMF के प्रोग्राम में? हम तो निकले नहीं IMF के प्रोग्राम से। नहीं, आप सुने तो सही। अब वो मतलब वही रटे रटाए पुराने जो जुमले होते थे ना, वही शुरू है। अब इन लोगों को थोड़ी सी भी जो है ना, मतलब मेरे ख्याल में कोई शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि यार आप इतने पुराने हो। मुझे तो याद है कि जब 90s में इन लोगों की हुकूमत थी, तो उस वक्त एहसन इकबाल ने एक विजन 2010 शुरू किया था। फिर उसके बाद अब दोबारा ये लोग हुकूमत में आए हैं, तो अब फिर कोई 2035 का विजन लेके चल रहे हैं। 25 तो 2025 का लाए, फिर उसके बाद अभी उड़ान पाकिस्तान, मुस्तकबिल खत्म नहीं होता। दूसरा, फिर आप मुझे ये बताएं ना कि ये बात करते हैं कि जी हमें ये इतनी तबाही होगी, तो ये तबाही की किसने है? 75 साल पाकिस्तान बने हुए तो हो गए, सिर्फ तो पाकिस्तान सर ऐसा ना समझे, इनको एहसास नहीं है। इनको एहसास है, तभी तो सोशल मीडिया पे क्लिपें चल रही हैं कि मुल्क में किसी भी वक्त कोई भी चीज़ हो सकती है, तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, ओहदे तब्दील हो सकते हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि इस मुल्क के अंदर अहम ओहदों पर हैं, उनको पता है कि आवाम की बेचैनी, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये जो सियासी जमातें हैं ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें भाई, मैं तो अब मैं इन सियासी जमातों से इस हद तक जो है वो दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ। आप यकीन करें, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा जो है ना वो जो है वो अपना फील्ड मार्शल साहब, उनको सदर बनना चाहिए मुल्क का, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लानी चाहिए, तब जाके जो है ना ये थोड़ा बहुत परफॉर्म करेंगे। वरना ये मौजूदा सियासतदानों से जो है ना वो कलीमुल्ला समीउल्ला कलीमुल्ला चलती रहेगी। उसके बगैर जो है ना वो इन लोगों से मुल्क नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमें जो है ना वो हमारे CDF साहब को चार्ज जो है ना डायरेक्टली लेना पड़ेगा, और उसकी आइन में गुंजाइश मेरे ख्याल में निकल भी सकती है। उस दिन भी मैं जो है वो मेरे तवज्जो से तो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि बाज़गश्त में जो भी बातें चल रही हैं, ये जमहूरियत और आमरीत के लेक्चरों को, यार हमारा पेट खाली है, आवाम का पेट खाली है, खाने को मिल नहीं रहा, इन लोगों को 6 साल 5 साल दे दिए ना यार ये मौजूदा सेटअप को। इससे पहले दूसरा जो सेटअप था PTI वाला, वो सेटअप भी हमने देख लिया। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना ओपनली चीजों को करना चाहिए, मुल्क को आगे लेके चलना है। तो अब टेक्नोक्रेट्स को हमें आजमा के देखना होगा, और मेरे ख्याल में वही इस मुल्क को बेहतर तरीके से कामयाब कर सकेंगे कि टेक्नोक्रेट्स का जो है ना वो सेटअप लाया जाए।
मेरा नहीं ख्याल है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इस पोजीशन में है कि किसी भी तरीके से डिलीवर करेगी आवाम को। अभी देखिए ये बात तो मैं खैर इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप देखें अभी फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, अभी उनके KPIs होने चाहिए ना इस बजट के अंदर। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये रियलिटी है। हमें ये पूछना है कि क्या जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं, उनके KPIs को असेस करें कि इन 2 साल के अंदर उन्होंने क्या अचीव किया है। क्या पब्लिक के लिए जो पैरामीटर सेट होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, कि किस तरह से उसने आवाम को फैसिलिटेट करना है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, कॉमर्स को फैसिलिटेट करना है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्या वो टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं। अगर हमने ऐसे ही किसी को एक बड़े ही अहम ओहदे के ऊपर बिठाना है बगैर उससे सवाल किए, तो एटलीस्ट वी शुड नो कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। देखें ना, KPIs भी अगर आप सेट करेंगे तो ये वो KPIs भी बाय द बुक अगर चलेंगे तो KPIs तो उनके बाएं हाथ का काम है ना सही करना। हमने जी GDP ग्रोथ 3% प्लस अचीव कर ली है, हमें मैक्रो रीजन के अंदर अभी भी हम पीछे हैं। मिल गई है, हमारे जो है ना वो ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतर हो चुके हैं। मतलब ये सारे जुमले सुन के आपको कुछ लगता नहीं है कि यार बस हो गया भाईजान, बहुत हो गया। कोई प्रैक्टिकल, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने पढ़ी हुई है, थोड़ा माइक्रो लेवल के ऊपर भी आ जाओ। मैक्रो में हम लोगों को क्या जिंदगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में खत्म कर देनी है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स भी शुरू करो ताकि आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट उसको मिली है नहीं मिली है, उसको इलाज मुआवजे की सूरत वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। भाई इन चीजों के ऊपर भी तो बात करनी चाहिए ना यार। अब इसमें आप देखें तो बजट जो है हुकूमत का, तालीम का, सेहत का कितना कम होता जा रहा है, और इनके अपने अलल्ले तलल्ले जहाज और गाड़ियां और वीगो और पता नहीं क्या क्या, वो सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं कि अकमल चौधरी साहब के साथ बात हो रही, जाहिर बात है जज्बाती तौर पर इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, एक प्रेशर कुकर बन चुका है। हुकूमत इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, अपने नुकसानात फिर हुकूमतें ख़ुद करवाती हैं, फिर सुनती नहीं हैं। मीडिया पर दबाव डाल के या किसी पर दबाव डाल के कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ये ज़ोर देना कि ज़बरदस्ती तारीफ़ें की जाएँ हुकूमत की कि उन्होंने मईशत पर कोई बहुत बड़ा मतलब यह कि अचीवमेंट या कोई बहुत बड़ी कोई ख़ास किस्म का काम किया है, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत है। ये बात तब के लिए ज़रूर दुरुस्त थी जब 2 साल पहले मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उनको बेहतर किया गया, लेकिन उसमें भी हमारी सियासी हुकूमत का तो किरदार ना होने के बराबर था। इसके बावजूद अब प्रॉब्लम ये है कि बजट सर पर है, प्लानिंग कुछ नहीं, रिलीफ कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ये बयान करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। नो ऑस्टेरिटी ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नो फिस्कल डिसिप्लिन, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्टेरिटी। तो यहाँ पर ऑस्टेरिटी के बग़ैर, डिसिप्लिन के बग़ैर, सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट के बग़ैर, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट के बग़ैर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम उनकी तारीफ़ें करें कि उन्होंने बजट बना लिया जिसमें उन्होंने जो है टैक्स लगा दिए। अनफॉर्चुनेटली दे डिड वेरी पुअरली व्हेन इट केम टू टैक्स कलेक्शन। FBR अंडर परफॉर्म्ड डिस्पाइट द फैक्ट के दरवाजे हर खोल दिए गए। FBR को कहा गया तुम सब कुछ दुनिया के कर सकते हो एक शख्स के साथ, बस हमें पैसे इकट्ठे करके दो, फिर भी FBR फेल हो गई। उसकी वजह यही है, नहीं ये रियलिटीज़ हैं अकमल चौधरी साहब, ये रियलिटीज़ हैं। आप इन रियलिटीज़ से आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आर्गूमेंट देखें, मैंने आपने हुकूमत की बहुत तारीफ़ की क्योंकि हम चाहते थे कि हुकूमत कामयाब हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। देखें मैं एक बात बताऊं, अगर कहा जाए ना कि हुकूमत की फिजिकल परफॉर्मेंस क्या रही है, तो जो लेटेस्ट फिगर पिछले 9 महीने के अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बजट खसारा तकरीबन 0.7% ऑफ द GDP जो है वो हो चुका है ऑलरेडी हुकूमत को। और ये तकरीबन जो है ना वो IMF ने जो इनको 0.4% का टारगेट दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा इतना खसारा कर सकें। और डेफिनेटली जब बजट डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने के लिए हुकूमत को मजीद कर्जे लेना पड़ते हैं। राइट नाउ अगर हुकूमत के कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी का हुजम अगर देखा जाए तो दैट इज 60% ऑफ द GDP। यानी मैं और आप जो सालाना 13,000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, उसमें से तकरीबन 9,000 अरब रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा सूद की नजर हो जाता है।
तो बुनियादी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो हुकूमत के जो अखराजात को अगर देखा जाए तो वो भी किसी तरीके से कम होने में नहीं आ रहे, या जो दीगर जो मैंने जैसा कि बताया कि उन सब चीजों के लिए इनके पास पैसे हैं, अवाम के लिए इनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो फिजिकल डिसिप्लिन भी इन लोगों का खत्म हो चुका है। जो इन लोगों का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो भी ये लोग प्रॉपरली नहीं यूटिलाइज कर पाए। हुकूमत मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इसमें भी नाकाम दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ने कोई इतनी टाइट रखी हुई है, कोई मईशत में कोई सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है, जरा सा भी स्पेस नहीं दे रही। थोड़ा सा महंगाई का नंबर ऊपर जाता है, स्टेट बैंक फौरन जो है वो इंटरेस्ट को ऊपर ले जाता है, और जाहिर है वो आईएमएफ के कहने के ऊपर हो रहा है। और आईएमएफ का मॉडल जो है ना वो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है। पता नहीं क्यों हम आईएमएफ के मॉडल को जो है वो कामयाब बना रहे हैं। नहीं, बट वी आर द बिगेस्ट बोरोवर्स, हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोवर्स। आप खुद देखिए आईएमएफ का तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, जो है वो डेफिसिट बढ़ रहा है तो आप टैक्स बढ़ा दो, ठीक है ना। अगर आपने अपने खर्चे बढ़ाने हैं तो उसमें आवाम से वसूल करो। लेकिन आईएमएफ के एजेंडा पे आपकी माशी तरक्की थोड़ी है, उन्होंने आपकी माशी तरक्की क्यों करवानी है? वो आपको कर्जा दे रहे सूद पे, उनको अपना कर्जा और अपना सूद चाहिए। आपकी माशी तरक्की का आईएमएफ से क्या ताल्लुक है? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक थोड़ी है, आईएमएफ एशियन डेवलपमेंट बैंक थोड़ी है। आईएमएफ तो कहता है मैंने कर्जा दिया तो हम कर्जा वापस करो सूद समेत, बस बात खत्म। यही बात जो है ना वो हमें जो है वो अपने हुक्मरानों को तो हमारे समझ में नहीं आ रही। मैं तो जो है ना वो आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, एस्टेब्लिशमेंट से और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से खैर एनीवे यहाँ पर आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं हम, जो है ना वो नहीं हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता। तो और जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो उसका हल यही है कि अवाम का जो है वो ट्रस्ट डेवलप करना होगा। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो है वो सदर बनना जरूरी है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपको शिफ्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आप चीज़ों को समझिएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा। अभी तो देखिए हमें करंट जो सिनारियो है उसी के अंदर मूव करते हैं, करंट कैनवस पे मूव करते हैं। आपकी दिली ख्वाहिशात को मैं समझ सक रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं आपको इसी कैनवस पे मूव करके दिखाता हूँ। इसी कैनवस को अगर आप अपने सामने रखें तो इसी कैनवस के ऊपर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, जून की वो तारीख जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट है वो आने वाला है बस, यानी उसमें ज़्यादा देर नहीं है। वी आर लुकिंग एट अराउंड कपल ऑफ वीक्स एंड दैट्स इट। सो रियली स्पीकिंग विद इन द फोर्टनाइट द बजट विल बी प्रेजेंटेड एंड इट विल बी प्रेजेंटेड एज द करंट सेटअप वुड लाइक इट टू बी। इश्यू सबसे पहला ये कि बजट डॉक्यूमेंट आएगा, अपोजिशन एहतिजाज करेगी बिला वजह, हुकूमत साथ देगी बिला वजह, बजट डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन बजट के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं होगा, बजट के अंदर कोई ऐसा मेजर नहीं होगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। हम इसे आईएमएफ का बजट कह देंगे, हम इसे ईरान इजराइल की जंग का शिकार बजट कह देंगे। हमारे पास बहाने 1001 हैं, हम बहाने का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इन बहानों से अवाम का पेट नहीं भरेगा। अभी जो कुछ कैनवस पे है उसके बारे में बात करें। अभी कैनवस पे क्या है? सर मैं अभी वाले कैनवस के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए अभी कैनवस में जो आईएमएफ टारगेट दे रहा है वो तकरीबन 13,500 अरब रुपए लास्ट टाइम जो है ना वो हम लोगों का था। अब ये लोग तकरीबन 1,500 अरब रुपए का मजीद जो बजट है उसमें टैक्स कलेक्शन में इजाफा चाह रहे हैं। सर उससे कम तो जमा नहीं कर सके, 15 ट्रिलियन कैसे जमा करेंगे सर? टाइम जो है ना वो तकरीबन 13,000 अरब का इन्होंने टारगेट दिया था, 1,500 अरब रुपए का और टारगेट देंगे। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% इन्होंने आईएमएफ ने खुद प्रिडिक्ट की है। तो अगर जीडीपी आपका 3% से बढ़ रहा है और आप टैक्स में जो है वो इजाफा 10% के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा सेटअप में ही जो इकोनॉमी में रही सही जान है वही निकाली जाएगी। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। और जिन जिन चीजों के ऊपर असर अंदाज होंगे उनमें सबसे पहले तो मैं सोलर। अच्छा, वहां पे रियलिटी आ जाती है, जहां पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही होती है वहां पे रियलिटी चेक आ जाते हैं। रियलिटी चेक है जी, अब जो हमें मिल रहा है हम वही लेंगे, वहां रियलिटी चेक आ जाता है। जहां टैक्स टारगेट आता है वहां अनरियलिस्टिक, वहां हर चीज अनरियलिस्टिक। ये क्या बात हुई? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो अब ये कि मौजूदा जो है ना वो हालात है उसमें टैक्स जो है ना वो इससे भी मतलब अगर ग्रोथ, आईएमएफ ने ये कहा था कि आप पीआईए को इतना सस्ता सेल करें। आईएमएफ को तो आपने पता नहीं कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट दे दिया था जिसमें प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड भी शामिल थी।
आपने Zero। आईएमएफ को तो बहुत बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट दिया था ना। वो जब पूछेगा कि भाई वो 3 ट्रिलियन कहां गए, तो वो आए बाएं शाएं किस तरह से करेंगे हम, हाउ विल वी विगल आउट ऑफ दैट सिचुएशन? नहीं, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड तो ऐसे ही ये लोग जो है ना वो शोशा के लिए बजट का फिगर जो है उसको बैलेंस करने के लिए रख देते हैं। इस साल में भी जो है ना वो जीरो है, मतलब वो जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड है वो जीरो है। टोटल जो इस मरतबा रिलाय कर रही होगी हुकूमत वो पेट्रोलियम देखें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के डिविडेंड्स दिखा देंगे ये, भले ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गए। अब वो भी कितने होंगे आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी 3 और 4 ट्रिलियन। आई डोंट नो, मे बी यू कैन टेल मी बेटर। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मैं आपको मेजर आइटम बताता हूँ ना, तकरीबन इस साल की अगर बात करें तो 1300 अरब रुपए जो है वो पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और 2500 अरब रुपए जो है वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। तो 4000 अरब का जो है ना वो रेवेन्यू तो यही हो गया। बाकी उसके बाद मिसलिनियस वगैरह है, थोड़ा कोई इंटरेस्ट वगैरह कहीं से आ गया, कोई फ्रेंचाइज, कोई सूबों का रेवेन्यू तो ये सारी चीजें मिला के बाकी का जो है वो बजट डेफिसिट है वो जाहिर है। नहीं, एक मिनट, यानी ये जो उनको 4 ट्रिलियन रुपीस का बताया था, उसमें से आपका कहने का मतलब ये है कि 2.5 ट्रिलियन यानी 2500 बिलियन जो है, आई एम नॉट श्योर, आप बता रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट ऑफ द स्टेट बैंक। इससे ज्यादा है। ये तो 9 महीने का मैं बता रहा हूँ। ये जो इन लोगों की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है उसके ऊपर ये प्रिंटेड फिगर है, तकरीबन जो है ना वो 25 दैट मींस फिर तो अगर आपने स्टेट बैंक का प्रॉफिट उसमें मिलाना है तो दैट मींस यू हैव मेट द टारगेट, यू आर फाइन। उसके साथ में तो बल्कि आपको बोनस मिल गया, आपने वो भी स्पेक्ट्रम भी तो भेजा उसका, 4G का या पता नहीं 5G का स्पेक्ट्रम भी तो बेचा आपने। नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो अभी ये जो 9 महीने का फिगर है उसमें वो वाली रिसीट शो नहीं, वो अलग है। हाँ, और नंबर 2 जो है ना, देखिए बात ये है कि जो टैक्स का फिगर है ना वो डिफरेंट होता है। जो टारगेट दिया जाता है ना वो टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया जाता है। अब ये पीडीएल के जरिए तो उस टारगेट को जो है ना वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है ना। और एक चीज और मैं बताऊं, आने वाले बजट में जो सबसे बड़ा झटका लगना है वो हमारी जो है वो एनएफसी अवार्ड को लगना है। वो जो 55% जो है वो सूबों को दे दिया जाता है, और मेरे ख्याल में तो डेफिनेटली वो भी जाया होता है बिला वजह जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में तनख्वाहों में बढ़ जाता है। हर एक सूबे की कोई खास उससे जो है ना डेवलपमेंट का काम होता नहीं है, पब्लिक के हवाले से कोई उनको फायदा होता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसमें से भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो खुद रखेगी, सूबों को शायद अमाउंट जो है वो कम ट्रांसफर की जाए, और उसके लिए जो है वो अमेंडमेंट जो है वो उसमें की जाएगी या फाइनेंस बिल में ही उसको इनबिल्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है सूबों के लिए। और उसके बाद जो है वो नया, और ये आईएमएफ की डिमांड भी है, तो आगे जो नया जो अपने को सेटअप नजर आ रहा है तो उसमें जो मजीद फेडरल गवर्नमेंट अपने नुकसानात को पूरा करेगी तो उसमें ज्यादा जो है वो सूबों का हिस्सा जो है वो यूज कर रही होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर सूबों का हिस्सा तो कितना अर्सा उसका गुजारा चलाएंगे। The political setup is right now too elastic to protest anything. So really speaking, political system के अंदर रहते हुए तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोविंसेस विल नॉट से अ वर्ड। जो भी इनकी अंदरूनी झगड़े लड़ाइयाँ होंगे वो इनके अंदरूनी झगड़े लड़ाइयाँ होंगे। और एनएफसी में तो आपको पता है पिछली दफ़ा वो बोल रहे हैं हमारे मेंबर ही पूरे नहीं हो रहे। तो आई रियली डोंट नो हाउ दे केम अप विद द नंबर्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी डिवाइडिंग द डेवलपमेंट बजट। लेकिन रियली स्पीकिंग जो बात आपने की है, मेरे ख्याल से इस दफ़ा हमें ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। इस दफ़ा जब बजट के ऊपर सारी बातें हमारी बहस होगी, ख़ास प्रोग्राम होंगे, मेरे ख्याल से अब हर सूबे के बजट के ऊपर एक ख़ास प्रोग्राम और ट्रांसमिशन हमें करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर सूबे का बजट बहुत अहम है। इन्होंने बताया 55% तो यहाँ आ जाएगा, तो फिर वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रोविंशियल बजट, वाई वी आर डिस्कसिंग द फेडरल बजट। मेरा ऐसा ख्याल है, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं। नहीं, ऐसा ही है, 55% जो है वो सूबों को मिलता है और उसका एनएफसी अवार्ड में जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक मिलता है। उसके बाद सूबे जो है वो सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स है, उसके बाद ये एक्साइज और ये वो सारी रिसीप्ट जो है वो सूबों की होती हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज किया है एज कंपेयर टू पंजाब रेवेन्यू। तो अगर सूबे जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो उन्हें डेफिनेटली जो है वो विफाक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन विफाक की जरूरत जो है वो फर्ज करें विफाक के पैसे की जरूरत अगर सूबों को नहीं भी है या है भी, मेरा सवाल सिर्फ ये है
कि आया कि इस तरह गुजारा कैसे चलेगा। मतलब ये ना मैंने चूंकि सूद देना है तो मैं वो पैसे जो अली भाई को देता था मैं अब अली भाई को नहीं दूंगा, तो सूद में दे दूंगा तो सूद तो एक्सपेंस तो मेरा बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे भी मैं कितने अरसे तक जो है ना वो गुजारा कर लूंगा, 2 साल तक, 3 साल तक। फिर जो है ना वो एक स्टेज ऐसा आएगा कि मेरे जो सूद का एक्सपेंस है शायद वो आपके पैसे मिलाने के बावजूद भी पूरा ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो उसका असल हल तो ये है ना कि वो जो बेसिकली जो हमारा अखराजात, जो कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। कर्जों को कंट्रोल करने के लिए बजट डेफिसिट को आपने कंट्रोल करना होगा, जिसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है और वो पिछले साल से बढ़ चुका है इस वक्त जो बजट का डेफिसिट है। तो इन चीजों को जो है ना वो हमें मद्देनजर रखना होगा जब हम ये बजट बना रहे होंगे। तो ये बड़ा आम नुक्ता आपने बयान किया, लेकिन सबसे आम चीज़ ये होगी कि इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर लोगों की नज़रें टिकी हुई। जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है लोग कहते हैं साहब ये सिर्फ स्टैट्स का एक परिंदा है, और हम अमूमन देखते हैं बजट ट्रांसमिशनों के अंदर मुख्तलिफ चैनलों पर, सिर्फ एक जगह नहीं, मुख्तलिफ चैनलों पर सारे लोग आके यही कहते हैं साहब ये तो बस खेल है, छेड़छाड़ है, और ये सिर्फ आगे पीछे कर देते हैं, शुमारियात को वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये बजट तो उसी बुनियाद पर बनाएंगे जो स्टैट्स इनके पास होंगे। मुझे नहीं पता वो ऑथेंटिक हैं, मुझे नहीं पता वो क्रेडिबल हैं, मुझे नहीं पता वो रिलायबल हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी इन्हीं लोगों के स्टैट्स को साइट करना पड़ता है। लेकिन आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, citing unreliable sources will give you an unreliable output, right or wrong? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप जो है वो आम का पेड़ लगाएंगे तो ही आपको जो है ना उससे आम का फ्रूट मिलेगा ना। अगर आप लगाएंगे कीकर का पौधा और एक्सपेक्ट करेंगे कि अब यहाँ से मुझे आम का फल मिले तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यही कुछ जो है ना वो हमारी माशाल्लाह हुकूमत कर रही है इस वक्त, जो उसको है कि खर्चे अपने कम नहीं करने और दीगर जो अखराजात हैं वो वेरी हार्ड और एक्सपेक्ट करना है कि हमारी मईशत बढ़ जाए। तो मेरा आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू अग्री विद द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बात खत्म। आई फाइंड इट वेरी हार्ड जस्टिफाइंग टू माई सेल्फ, कन्विंसिंग माई सेल्फ के गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ नंबर्स और फिगर्स दे देगी और कहेगी हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह यहाँ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो माशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है ना। जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसमें नजर नहीं आ रहा ना। अच्छा, और बहाना इन लोगों को बहुत आसान मिला हुआ है। अभी इस वक्त क्या जो ईरान जंग शुरू हो गई थी, हमारा जो है ना वो मुल्क अभी उड़ान भरने ही वाला था कि जो है ना वो ईरान जंग नहीं ईरान इसराइल जंग का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा नॉमिनल इफेक्ट होना चाहिए। और उससे पहले क्या था जी, उससे पहले जो है ना वो पिछली हुकूमत ने जो है ना ये सारा सिलसिला किया हुआ था। उससे पहले नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं सुनेंगे हम, कोई बहाना नहीं सुनेंगे। देखें, ईरान इसराइल जंग के अंदर पाकिस्तान जो है वो विक्टोरियस बाहर निकला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम हुई है, पाकिस्तान को बेटर टर्म्स मिलेंगी। ऑयल की कीमतों के अंदर हमें जो है वो बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिलने चाहिए, मिलेंगे भी और आगे और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हमने ईरान और पूरी दुनिया के दरमियान गो बिटवीन का रोल अदा किया है। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन मुझे आपसे टाइम लेना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर वक्त महदूद है। आपका शुक्रिया अदा करूंगा। गुफ्तगू हमारी जारी थी बजट के मुतालिक। जाहिर बात है बहुत ही जज्बाती गुफ्तगू थी, बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ बहानों का और मुख्तलिफ चीज़ों का बहाना लेकर अपनी परफॉर्मेंस को छुपाती रहती है। और मैं हमेशा गवर्नमेंट्स को वार्न करता रहता हूँ। माजी में भी पीटीआई की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वार्न किया। इकनॉमिक परफॉर्मेंस पीटीआई की गवर्नमेंट की ज़ीरो थी। कई मरतबा उनको बताया कि आपकी माशी कारकर्दगी ज़ीरो है, आपको इसका भुगतावा करना पड़ेगा। बहुत दफ़ा उनको समझाया कि आपके वज़ीर बहुत, पीटीआई के वज़ीर बहुत नालायक हैं और असद उमर साहब को कुछ नहीं आता। 2 टके का उन्होंने काम नहीं किया, मुल्क की मईशत को बर्बाद किया असद उमर साहब ने। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने दूसरे वज़ीर ख़जाना लगाए, मुझे अभी उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने भी, कल आपने सुन लिया बयानात के अंदर कि उन्होंने भी गलत पॉलिसियाँ मुरतब करके आने वाली हुकूमत को भी फंसा दिया और अपनी नैया भी डबो दी। लेकिन तब भी मैंने समझाया कि कारकर्दगी नील है, लेकिन नहीं सुनी। इस हुकूमत को भी ये मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों के हालात इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, ताहम महंगाई के आगे अवाम भी बेबस है और आप भी बेबस नज़र आ रहे हैं। अगर आपने हालात सेट ना किए, अगर आपने हालात सेट ना किए, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आप पर ना आए, मैं तो मौजूदा हुकूमत को हमेशा यही कहता हूँ कि भाई आपको इनकरेज करते हैं, आपने मुल्क को
माशी बहरान से निकाला। लेकिन अभी जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मेरे ख्याल से ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, महंगाई को कम करना पड़ेगा। हीले बहाने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, शायद इससे कहीं ज़्यादा भी हो चुकी हो सकता है अभी 25 करोड़ होने वाली हो। लेकिन मैं अब इस नंबर पर फाइट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि महंगाई कम करने के लिए हुकूमत को फिलफॉर मेजर्स लेने पड़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। ताजिर सनतकार चापलूसियों में लगे रहेंगे, उनको तो एक छोटा सा सरकारी अफसर भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आवाम के अंदर अगर आपकी पजीराई होगी तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा, सियासी तौर पे, दुनियावी तौर पे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ही इंसान को कायम रखे हुए है और वही इंसान और इंसानियत और इस दुनिया को कायम रखेगी। वो तो जब जिसका वक्त आ जाएगा जाने का तो कोई उसे रोक ना पाएगा। ये मेरे रब की कुदरत है, उसकी बादशाहत है। हम तो दुनियावी और साइंसी बुनियादों पर बातें कर लेते हैं, लेकिन साइंस भी वहाँ नहीं चलती जहाँ मेरे रब का इख्तियार चलता है। और मेरे रब का इख्तियार हर चीज़ पर चलता है, साइंस पर भी मेरे रब का ही इख्तियार चलता है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहूँगा हुकूमत को, अपनी माशी कारकर्दगी को बेहतर करें, अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, फोकस करें। हालात आपके काबू में नहीं हैं, हीले बहाने आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपकी सियासत कायम रहे, आप चाहते हैं आपकी मकबूलियत बढ़े, तो आपको माशी तौर पर आराम देना पड़ेगा। कहीं ऐसे ना हो कि आप भी माजी वाली गलतियाँ दोहरा दें जो माजी वालों ने कर दी। कल ऐसा ना हो कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि एक नौजवान लड़के ने टीवी पर आकर आपको ये समझाया था कि महंगाई कम कर लें, आपकी हुकूमत को भी तवालत मिलेगी, हुकूमत को भी तूल मिलेगी, आपकी मकबूलियत भी बढ़ेगी, आवाम में आपकी पजीराई भी होगी, आपका लोग नाम लेंगे, इज़्ज़त के साथ लेंगे, आपका लोग एहतराम करेंगे, आपकी मईशत में लाई बेहतरी को अप्रिशिएट करेंगे, दुनिया भर के अंदर आपकी तारीफ़ होगी। माशी के तौर पर अगर आपने मुल्क को बेहतर किया तो हर बंदा आपको रिस्पेक्ट करेगा। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।